नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ डोगरा योद्धाओं को हमेशा उनके शौर्य के लिए और राष्ट्र के प्रति समर्पित के लिए याद किया जाता है। ऐसे ही एक डोगरा योद्धा जिन्होंने सन 1947 में पाकिस्तान की आर्मी और कबालियों से लोहा मनवाते हुए मातृभूमि की रक्षा की और 4 दिन तक पाकिस्तान आर्मी को कश्मीर में रोका और बाद में शहीद हो गए और तमगा लिया उन्होंने, द सेवियर्स ऑफ कश्मीर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की, जो 1947 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे महाराजा हरि सिंह जी की फोर्स के, और लास्ट मैन टू लास्ट बुलेट तक महाराजा साहब के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को रोका। आज उनकी 125वीं जन्म तिथि जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है और आज ही के दिन 14 जून 1899 को जो है उनका जन्म सांबा डिस्ट्रिक्ट, आज के वर्तमान समय में बुगुना गांव में हुआ, जो आज की डेट में राजेंद्रपुरा नाम से जाना जाता है। इन सारी चीज़ों पे, उनकी जीवनी पे हाईलाइट डालने के लिए हमारे साथ बातचीत करेंगे सन ऑफ द सॉइल हैं, आर्मी से ही रिलेटेड हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, जो इस वर्तमान समय में प्रधान हैं जम्मू कश्मीर एक्स सर्विस लीग के। जानने की कोशिश करेंगे। शर्मा साहब, सबसे पहले आपका ग्रेटर जम्मू में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा साहब, जैसे मैंने कहा कि डोगरा योद्धा हमेशा अपने शौर्य और राष्ट्र के प्रति समर्पित चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, तो कैसे देखते हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को, द लास्ट मैन टू लास्ट बुलेट तक ऑर्डर को फॉलो किया और पाकिस्तान को रोका? पंकज जी देखिए, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह महावीर चक्र, एक वीरों के वीर, सबसे मैं बोलता हूँ शूरवीर डोगरा एक हमारे सपूत थे। और आज सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर नहीं, पूरे भारतवर्ष को उनके ऊपर में नाज है, उनकी बहादुरी, उनके बलिदान के ऊपर में है कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने सन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और उसके बाद में सोची हुई रणनीति के साथ में अंग्रेज़ों के और पाकिस्तान, उनकी फ़ौज और रज़ाकरों के साथ में मिलके उन्होंने कश्मीर को हथियाना चाहा। तो उस वक़्त में उन्होंने जो अपना एक रोल अदा किया, उन्होंने जैसे आपने कहा कि उन्होंने 4 दिन तक उनको रोके रखा, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और जिससे कि हमारे महाराजा हरि सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने का वक्त मिला 26 अक्टूबर 1947 को, और उसके चलते 27 तारीख को हिंदुस्तान की फ़ौज एयरपोर्ट के ऊपर में लैंड की। श्रीनगर में तो हिस्ट्री है कि अगर मैं कहता हूँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह नहीं होते तो वो 4 दिन की डिले नहीं होती, उनका बलिदान नहीं होता, तो शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदली हुई होती। आज शायद हम हिंदुस्तान का भाग ना होते, शायद पाकिस्तान का भाग रहे होते, और ज़िया के कोड़े खा खा करके आज हम पले हुए होते। हिंदुस्तान के ऊपर में जो सिर के ऊपर में ताज है वो ताज नहीं होता। तो ऐसे एक वीर योद्धा के बारे में जो आपने कहा है, इसकी बात करते हुए भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अफसोस ये है कि इतने वीर योद्धा हैं ये, लेकिन हमारे अपने ही लोगों को हमने भुला दिया। जनरल साहब, मैं इसी प्रश्न पे आ रहा था, जब आप इतना उनका रोल और इतना कंट्रीब्यूशन गिना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज तो कहते हैं, लेकिन उस ताज को जिसने संजोया, मुझे लगता है कि बड़े कम रेशो है जो लोग उनको जानते हैं। कहाँ कमी रहती है? देखिए, कमी तो ये रह गई हुई है, सबसे पहला है कि डोगरे जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत वीर, शूरवीर, ब्रेव डोगरास जिसको बोलते हैं वो हैं। अब पहले हमारे जनरल जोरावर सिंह की बात देख लीजिए, कहाँ छोटा सा जम्मू कश्मीर था और वो रियासत को बढ़ा के पहले लद्दाख का जीता, उसके बाद में गिलगिट बाल्टिस्तान जीता, उसके बाद में तिब्बत जीता, मानसरोवर तक चले गए। वो एक वीर डोगरा। और तो डोगरे हमारे जो हैं, मैं इसीलिए आपको बोला कि डोगरे बहुत वीर हैं, लेकिन वो मैं कहता हूँ पढ़ते लिखते नहीं हैं, वो सिर्फ बातें करते हैं। हमने हिस्ट्री को अपने साथ में चला के नहीं रखा, इसको हमने उजागर नहीं किया।
तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। इतिहास को हम अपने साथ लेके नहीं चलते, इसको लेके चले नहीं। इतिहास को हमने जबकि स्मरण करना था और लोगों को बताना था, वो चीज हमने नहीं की, जिसकी बहुत बड़ी जरूरत है। जनरल साहब, इतिहास के बारे में आपने जिक्र किया और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी लगता है हम कहीं पिछड़ गए हैं, लेकिन एक्स सर्विस लीग की बात करें तो आए दिन इस प्रकार के जो खासूसन तौर पे डोगरा हीरो के रिलेटेड प्रोग्राम आए दिन करते हैं। मुझे लगता है आज भी आपने एक बड़ा कार्यक्रम जो है राजेंद्र सिंह पुरा में, सांबा में किया। थोड़ा उस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं, इतिहास को कैसे देखते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन? पंकज जी शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रोताओं के लिए भी कि जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग जो है वो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1951 में ब्रिगेडियर घनसारा सिंह जो गवर्नर थे गिलगित के उन्होंने स्थापित किया था। और ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके दो हमारे मेन मुद्दे या एम हैं। पहला कि हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, वेटरन्स, वीर नारीज वगैरह हैं, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना। और दूसरा उससे भी बड़ा जो हमारी हिस्ट्री, अभी जब बात आ रही थी नहीं, आपने हिस्ट्री का जिक्र किया तो मुझे आपके प्रोग्राम याद आ गए। हम अक्सर देखते हैं कि एक्स सर्विस लीग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाती है। हमारा दूसरा जो मुद्दा है हिस्ट्री, वेलर, बहादुरी जो हमारे डोगरा वॉरियर्स की है, उसको आगे चलते रहना और उसको सभी लोगों को बताते रहना। जैसे जनरल जोरावर सिंह, जनरल बाय सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे हैं, कर्नल नारायण सिंह, इन सभी को हम लोग करते हैं। तो इसी के तहत मैं आपसे कहूँगा कि हर साल हम जनरल जोरावर सिंह का जो उनकी शहीदी दिवस है, मार्टिरडम डे, वो भी हम मनाते हैं और उनका जन्मदिन भी मनाते हैं। इसी प्रकार से ब्रिगेडियर राजेंद्र का जो मार्टिरडम डे है वो हम वहाँ मनाते हैं राजेंद्र चौक में, सेक्रेटेरिएट के पीछे। और उनका जो जन्मदिन है वो उनके पैतृक गांव बगुना, जो अभी राजेंद्रपुरा है, उसमें मनाते हैं। तो उसी की कड़ी में चलते आज जो 125वीं उनकी वर्षगांठ थी, बर्थ एनिवर्सरी थी, उसमें हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया था। ये आयोजित प्रोग्राम JKESL, DC सांबा, आर्मी और वहाँ की जो पंचायत है उनको मिलजुल के किया था। DC सांबा उसके बीच में आए थे। मैं तो कहूँगा हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर आए थे, बच्चे भी आए थे और उन्होंने बढ़ चढ़ के इसके ऊपर में, और हमने वहाँ पर हमारा मेन मकसद ये था कि एक तो उनको श्रद्धांजलि दें, हमने रीथ लेइंग वगैरह की थी, और ताकि और बाकी उनकी जीवनी के बारे में पूरा का पूरा उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी वो हमने बच्चों को, यंगर जनरेशन को बताई, ताकि उनके मन के बीच में तभी मेरा प्रश्न ये था कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो हिस्ट्री का कैसे आप फ्लो देखते हैं, तो कैसा रुझान देखते हैं आप वहाँ पे बच्चों का, और खासकर जब सिविलियंस की बात करते हैं, आर्मी तो जानती है और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं जानते होगी, आम जनता का कैसे रुझान देखते हैं? देखिए, आम जनता भी मैं बोलता हूं कि बहुत ही मोटिवेटेड है, बहुत ही फक्र करती है, लेकिन उनको पता नहीं है। वो जानते हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह कौन है, लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने क्या किया उसको किसी को कोई पता नहीं, कंट्रीब्यूशन को कोई, यानी कि एक चैलेंज आपको लगता है ये अभी भी है हमारे लिए? ये बड़ी चैलेंज है। और इसके तहत मैं पिछले 2-3 सालों से जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से हम गवर्नर साहब को भी बोलते आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते आए हैं कि हमने 2-3 हमने डिमांडें इसके ऊपर में रखी, जो आज भी रखी थी हमने। पहली कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का जो त्याग था, जो बलिदान था, वो सर्वोच्च था, और उस त्याग का जो माना कि उनको उसके बलिदान के लिए हिंदुस्तान का सबसे पहला महावीर चक्र दिया गया। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वो ना होते, उनका बलिदान ना होता, तो आज हिंदुस्तान के सिक्कों में ताज ना होता है। तो इसलिए जिस आदमी ने इतना किया, तो उनके पहली डिमांड है उनका जो MVC है उसको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, क्योंकि उनकी गैलेंट्री सबसे हाईएस्ट थी, परमवीर चक्र में परिवर्तित किया जाए। ये मैंने लिखित में भी दिया हुआ है। अच्छा, एक्स सर्विस लीग ने ये डिमांड रखी है, किसके समक्ष रखी है, थोड़ा सा श्रोताओं को बताइए। ये डिमांड हमने रक्षा मंत्री को लिखित में दी हुई है। अच्छा, हाईएस्ट ऑफ द चेयर डिफेंस जो रक्षा मंत्री जी हैं उनको दी है, जी साहब को भी दी है, और हमने दूसरों को भी और को दी है, लेकिन ये हमने दी है। पहली चीज तो हम ये चाहते हैं जो आज भी हमने कही थी। दूसरी चीज, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के त्याग को ऐसे जो JNK स्टेट के लिए इतना पावन हो गया हुआ है, तो
तो इसको स्टेट फंक्शन यानी कि उनका मार्टिरडम डे, जो उनका बलिदान दिवस है, जो होता है 27 अक्टूबर को, उसको स्टेट फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, क्योंकि हम ही अब सिर्फ ऑर्गेनाइज करते हैं या हमारे साथ आर्मी सपोर्ट करती है, तो ये चीज वो करनी चाहिए। मैं आपकी बात को यहाँ पे रोक रहा हूँ। मुझे लगता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसको ऑर्गेनाइज करती है तो जो हम एक बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री में कहीं हम पीछे रह गए हैं, अपने योद्धाओं की हिस्ट्री को आगे पहुँचाने, वो कहीं ना कहीं बहुत मदद करेगी बच्चों तक भी पहुँचने में और एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों तक पहुँचने में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और तीसरी बड़ी डिमांड जो हमने पहले से भी करते आए, आज फिर दोहराई है हमने, हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को हमने हिस्ट्री में तो डाला ही नहीं, अंकित ही नहीं किया। हमारी जितनी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की टेक्स्ट बुक्स हैं उसके बीच में एक चैप्टर होना चाहिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का, उनके त्याग का, ताकि जो यंग जनरेशन है वो उसको मतलब पढ़ सके, उनके क्वेश्चन आने चाहिए उनके एग्जाम के बीच में, ताकि वो मोटिवेट हों और उनको पता लगे, और वो मोटिवेट होंगे तो शायद हमारा यहाँ का बदल। ये तीसरी डिमांड। चौथी डिमांड हमारी ये थी कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को मैंने जो कहा कि अगर उनको पीवीसी किसी टेक्निकलिटी के कारण नहीं दे सकते, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी आप देखें चीफ मिनिस्टर्स वगैरह जो हैं उनको मिल सकता है, तो हमारे इतने बड़े योद्धा को नहीं मिल सकता है। और लास्ट हमने ये बोला था, और वो भी मैं इसमें एक लाइन ऐड करूंगा, योद्धा तो हैं, ये लड़ाइयाँ तो फौज लड़ती है, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई थी जो इतिहास के पन्नों में लिख दी गई। अगर उस लड़ाई में एक दिन, एक घंटा, मैं कहता हूँ 2 मिनट भी आगे पीछे हो जाता तो इतिहास कुछ और होता, किसी और नाम से जाने जाते। बिल्कुल, इतिहास भी अलग होता, ज्योग्राफी भी अलग होता, ये सब कुछ अलग होता। और साथ साथ में हमारी जो एक मैं ये कहना चाहूँगा, बहादुरी में ये 2 और कसीदे कसना चाहता हूँ कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की जो उन्होंने अपने वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे स्टेट फोर्सेस के, वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होके सिर्फ 100 आदमियों को लेके, और वो 6000 रजाकर जो मुजफ्फराबाद से आ रहे थे उनको जाके रोकने के लिए चले गए। शायद ऐसी मिसाल कहीं आज तक दुनिया में नहीं है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है अपने आप फौज लेके, उसको पता है कि मैं जीना नहीं है, मैं वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये मिसाल ऐसी है, ग्राउंड जीरो पे जाके हाँ, तो वो पहली एक मिसाल है। दूसरी जो उनकी बड़ी, मैं 2 और चीज़ें कहना चाहता हूँ, जो इनकी बैटल ऑफ उड़ी बोलते हैं, जिसमें 4 दिन की उन्होंने डिले की थी, उन्होंने ब्रिज भी उड़ाया था, वो उनकी बहुत सूझबूझ थी, जिसके कारण 2 दिन की और डिले उनको मिली। लेकिन इस लड़ाई को उन्होंने गढ़ी से उड़ी से रामपुर से महुरा, पीछे करते करते वो आए, जिसको कहते हैं फाइटिंग विड्रॉल की बैटल को किया। इस बैटल का इसका कोई भी दुनिया में सानी नहीं है, फाइटिंग विड्रॉल का कोई सानी नहीं है। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो 2 बैटल्स, बड़ी बैटल्स मानी जाती हैं, उसमें इस बैटल ऑफ उड़ी का नाम भी अंकित है। पहले मानी जाती है बैटल ऑफ थर्मोपाइली, जो ग्रीस में हुई थी, जिसमें 300 ग्रीस सोल्जर्स ने 3 लाख पर्शियन आर्मी को 3 दिन तक रोके रखा। दूसरा थी ये बैटल ऑफ सारागढ़ी, जिसमें 21 सिख सोल्जर्स ने 8000 कबाइलियों को पूरा मारा और वहां पर अपना बलिदान दे दिया। और तीसरी थी हमारी बैटल ऑफ उड़ी की। लेकिन मैं ये कहूँगा, ये बैटल ऑफ उड़ी जो उन दोनों बैटलों से बिल्कुल अलग थी, ये थी फाइटिंग विड्रॉल। दोनों वो जो बैटल्स थी वो एक पिच्ड बैटल थी, एक जगह में बैठ के उन्होंने अपने आप को डिफेंस करके मारा था, उनको मारा था। यहाँ तो मरते गए पीछे आते गए, मरते गए पीछे आते गए, क्यों हमने देर करनी है ताकि महाराजा साहब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करें। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, इसके जो बैटल ऑफ उरी है इसकी कोई सानी नहीं। आज उनके ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के ऊपर में एक फुल फ्लेजेड फिल्म बननी चाहिए बैटल ऑफ उरी। मैं इस बात पे भी आऊँगा, लेकिन मैं शर्म साहब आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप जब बैटल ऑफ विड्रॉल के बारे में इतना ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब सोचिए कि वो 22 अक्टूबर का वो दिन, 24 अक्टूबर को दशहरा सेलिब्रेट होना था श्रीनगर में, लेकिन उसके बाद उनको पता है वापस नहीं आना, तो क्या उन पे बीती होगी। और आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सौभाग्य है कि एक्स सर्विस लीग और प्रधान उनके जो हैं इन सारी चीज़ों पे बातचीत करते हैं। जब आप
बैटल ऑफ थर्मोपल्ली की बात की, आपने सारागढ़ी की बात की, आपने अभी उड़ी की बात की, बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे मुझे लगता है ये सारा कुछ डिस्कस होता होगा। लेकिन जब आम जनता, आम लोगों के बीच में जिनके लिए ये सारी चीज़ें की, द सेवियर्स ऑफ कश्मीर टाइटल भी लिया, अपनी जान भी गंवाई, जब उसमें डिस्कस नहीं होता तो कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको लगता है कि नुकसान है डिफेंस को भी और समाज को भी? बिल्कुल ये आपसे पर्टिकुलर व्यक्तिगत तौर पे सवाल है। पंकज जी बिल्कुल ठीक कहा। जब आप बैटल ऑफ उड़ी के बारे में व्याख्यान करो, मैं तो अभी नहीं किया क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन अगर मैं बैटल ऑफ गढ़ी से लेकर बैटल ऑफ रामपुर लास्ट तक अगर मैं करूं तो आप किसी को भी नरेट करेंगे तो उन सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतना बलिदान उन्होंने दिया था। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने इस बलिदान को मैंने कहा ना हिस्ट्री में नहीं अंकित करते रहे, और शायद अब मैं अभी रुक के बोलना चाहता हूं कि शायद ये जानबूझ के किया गया। जो हमारे कश्मीरी सियासतदान जिन्होंने हमारे ऊपर में राज किया, उन्होंने जान के इसके ऊपर में नहीं, इसके ऊपर में डोगरा की हिस्ट्री को दबा के रखा। क्या वजह रही? ये वजह ये रही क्योंकि वजह मैं शायद ये कहूँगा कि पहला तो नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक ऐसी गहरी दोस्ती थी जिसके कारण वो, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने भी एक जो मिलिशिया को दिया था, तो वो नहीं चाहते थे कि स्टेट फोर्सेस का जो यहाँ पर वो पुराना एक रुतबा चलता रहे। दूसरा, उन्होंने, आपने याद है कि महाराजा हरि सिंह को भी एक स्टेट निकाला या देश निकाला भी करके दे दिया हुआ था। और तीसरा ये चीज़ जो सबसे बड़ी कहूँगा कि जो कश्मीरी सियासतदान थे उन्होंने हमको रूल किया है पिछले 70 सालों से, और उनकी मानसिकता ये थी कि फौजी जो है वो फौजियों को लाइक नहीं करते हैं और ना लाइक करते थे, तो इसीलिए वो बोलते थे कि फौजी जो है वो हमारी जैसे ऑक्यूपेशन फोर्स है, उनके जो मंसूबे हैं उसके बीच में अड़चने हैं, तो इस कारण से उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। आज मैं लास्ट में आपके ये कहना चाहता हूँ कि हमारी स्टेट में जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो रिटायर्ड सोल्जर हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में बलिदान दिया, हमको 50% भी नहीं मिलता बाकी रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स के बीच में से। तो हमारे क्या, हमारा खून नहीं, क्या पानी है? क्यों पंजाब में चले जाओ, आगे चले जाओ, उनका डबल खून हो गया। मेरे से सवाल पूछते हैं मेरे फौजी, तो मैं उनको क्या जवाब दूं कि हमारे लोगों, वो इसलिए हुआ जो आपके सवाल के साथ में कनेक्टेड है, क्योंकि ये लोग कभी फौजियों को देना नहीं चाहते थे। आज समय बदला है, 370 खत्म हुआ है, तो मैं मोदी जी से गुजारिश करना चाहता हूं, आपने देश को सब कुछ दिया, फौजियों के लिए बहुत कुछ किया, पूरे देश भर के फौजियों के लिए किया, लेकिन हमारे JNK के फौजियों को, जो JNK का दायित्व था, आप इनको डायरेक्शन दें कि हमें भारत के बाकी हिस्सों के साथ में, बाकी स्टेटों के साथ में बराबरी में तो कम से कम ला के, मतलब कि अगर मैं आपकी बात को एक लाइन में रेट करूं तो कहीं ना कहीं उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके ऊपर सवालिया निशान है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी बिल्कुल ठीक, और साथ में माली में भी फाइनेंशियल, हमारी रीएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सब हमारी कम है। बात हमने हिस्ट्री से शुरू की थी लेकिन कहीं और जा रही है, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर एक बात रखना चाहूँगा। मुझे लगता है जो आप नरेट कर रहे हैं, अगर आज गढ़ी वाले, रामपुर वाले, बुमियार वाले या मोहर वाले सुन रहे हो तो उनको, मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ा अफसोस होगा कि जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने उनके बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उनको कहीं ना कहीं अफसोस ज़रूर हुआ होगा कि उनके सियासतदानों ने वो सच उन तक नहीं पहुंचने दिया। बिल्कुल ठीक कहा। ये अफसोस उन लोगों को है जहां पर उन्होंने मिलकर कुर्बानी दी थी और उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। अफसोस हमारे JNK स्टेट फोर्सेस के उन नुमाइंदों के हैं जिनके परिवारजन वहाँ पर बिखर गए थे, वो आज भी यहाँ पर वो कहते हैं कि इतना बड़ा बलिदान दे के भी आज हमें कोई स्थान नहीं। तो वो चीज़ है, मैं कहूँगा सबसे पहले तो उनको एक रिस्पेक्ट का स्थान दिया जाए, और उसके बाद में उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उन सभी का उनको एक बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाए, और जो फौजी हैं रिटायर्ड, जितने भी JNK के फौजी हैं जो हैं, उनको रेस्ट ऑफ द इंडिया के बराबर इमोल्यूमेंट्स। अच्छा, मैं अभी बाकी फौजी की बात चल रही है, 3 ऐसी चीज़ें मैं ज़रूर जानना चाहूँगा जो रेस्ट ऑफ इंडिया में हैं और जहाँ पे नहीं है, जो हमारे फौजी भाइयों को लागू होनी चाहिए। कोई ऐसी 3 चीज़ें प्रायोरिटी जो आप बता सकें? सबसे पहली तो मैं ये कहूँगा कि JNK में सैनिक कॉरपोरेशन नहीं है,
बाकी रेस्ट ऑफ दी जहाँ पर स्टेट्स हैं, जहाँ पर फौजी हैं, वहाँ पर पंजाब में है, हिमाचल में है, यूपी में है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, हर जगह में है। लेकिन यहाँ पर सैनिक कॉरपोरेशन नहीं। जो सैनिक कॉरपोरेशन और ये स्टेट गवर्नमेंट का इसमें दायित्व है। और सैनिक कॉरपोरेशन बनेगी तो हज़ारों वैकेंसियाँ जो सेंटर से आती हैं, मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ, मैंने चीफ सेक्रेटरी को मिला था, हज़ारों वैकेंसियाँ आती हैं। जैसे अभी एम्स के लिए 410 वैकेंसियाँ जी जी सिक्योरिटी की एजेंसियाँ आई थी, सुपरवाइजर की आई थी, जिसमें एक्स सर्विसमैन लगने थे। वो क्योंकि हमारी सैनिक कॉर्पोरेशन नहीं थी, हिमाचल को दे दी गई। नहीं, उन्होंने तो कहा था कि सिर्फ जम्मू को, उन्होंने हिमाचल को दे दी। के स्टेट यूटिलाइज ही नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा दुखद बड़ी खबर है कि वो जब वहाँ उनके प्रिंसिपल डायरेक्टर एड्रेस करते हैं तो उन्होंने जम्मू को कहा था वो जम्मू के जो एक्स सर्विस है उनको मिलेगी, लेकिन अब जनरल साहब बता रहे हैं कि वो पड़ोसी राज्य को चली गई। तो कहीं ना कहीं लूप होल है अभी भी। हाँ बिल्कुल लूप होल है। और दूसरा जो हमारे JNK के आपने बोला है फौजी हैं, जी जी। उनको सबसे बड़ा ये एक प्रॉब्लम हो रहा है कि जो फौजी हैं हमारे लाइसेंस जो रूरल और जो है रिमोट एरियाज में, वो पहले रिस्पोंडेंट्स हैं सिक्योरिटी ग्रिड में, बिल्कुल। लेकिन उनके हथियार रिन्यू नहीं हो रहे पिछले 5 साल, काफी लंबे समय से ये चर्चा का विषय और बोल रहे हैं कि जी आपके जो हथियार हैं वो, क्योंकि नेशनल पोर्टल बन गया, सारे हथियार ऑनलाइन ही होंगे। लाइसेंस इशू कर रखा हुआ है DC सांबा ने, और वो बोलता है मैं नहीं, क्योंकि मेरे उसके कागज उसी ने किया हुआ है और 10 बार रिन्यू कर रखे हैं। लेकिन वो भी बोलते हैं हम नहीं कर सकते क्योंकि नेशनल पोर्टल खुलेगा, और इनका खुलता है तो जैसे DC राजौरी में है तो उनका वो चलता नहीं है। DC पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के हैं ये दोनों, डिस्ट्रिक्ट अपने बात में लीजिएगा। और हमारे फौजियों के साथ में ये तो चलो, और बाद में बोल देते हैं आपके हथियार रिन्यू नहीं हो रखे, आप जमा करा दो पुलिस में। और जब इलेक्शन आपको लगता है स्ट्रेटेजिकली ये कहीं ना कहीं हमें बैकफुट पे लेके जाता है? बहुत, ये हम बैकफुट पे आ जाते हैं, क्योंकि जो हाल ही में इंसिडेंट्स हुए 80 घंटे के भीतर 4 इंसिडेंट हुए, और 2 तो ऐसे इंसिडेंट हुए जो बीच गांव में और किसी के घर जाके हुए। तो आपको लगता है अगर हथियार का लाइसेंस रिन्यू होता तो ये सारा वाकई, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं देखा गया। पंकज जी बिल्कुल आपके साथ मैं सहमत हूँ। ये मैं कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास में, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डेजिग्नेट हैं, जी जी, उनके ऑफिस में द्विवेदी साहब के पास में, ये जनरल द्विवेदी के पास में ये जाके पॉइंट दे के आया हूं। और ये ठीक कहा आपने कि अगर उनके पास में हथियार होते हैं तो उनके पास कॉन्फिडेंस होती, कल को वो फायर कर सकते थे, वो अपनी किसी की जान बचा सकते थे, दूसरों की जान बचा सकते थे। जब हथियार ही नहीं, आप रिन्यू नहीं करोगे, उनको बोलो पुलिस में डिपॉजिट कर दो, तो शायद ऐसे किस्से रुकते और अगर जो क्षति हो रही है वो कम होती। तो मेरी गुजारिश है कि स्टेट गवर्नमेंट से, सेंटर से, मेरी राजनाथ जी से ये गुजारिश है कि हमारे जो JNK के फौजियों के लाइसेंस है दोबारा से रिन्यू किए जाए, और हमारी NSP वेपन्स होती हैं उनको और भी इशू की जाए, ताकि आज जो हालत हो रही है जम्मू रीजन के बीच में हो रही है, इसमें और बढ़ोतरी ना हो। अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो अगर हालत मेरे हिसाब से अगर बिगड़ती गई तो ये हमारे लिए अच्छा। मेरा भी सरकार से अनुरोध रहेगा कि जनरल शर्मा साहब की राय को जरूर सुना जाए, इसके ऊपर जो है वो संज्ञान लिया जाए, क्योंकि फौज का एक्सपीरियंस है, जनरल रह चुके हैं और अभी एक्स सर्विस को लीड कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर जो एक शुरू से ही बॉर्डर स्टेट सही है, यूटी है अभी, तो कहीं ना कहीं इनकी राय जो है कहीं ना कहीं मैटर करती है, जरूर इसके संज्ञान ली जाए। आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे, हालांकि हमने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी से शुरू किया, उनको श्रद्धांजलि दी, उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया, एक्स सर्विस लीग इसको बड़े जोर शोर से आगे रखती है डोगरा शौर्य को आगे रखने के लिए, लेकिन जो हाल ही में इंसिडेंट हुए जिनका हम जिक्र कर रहे थे, इन सब के लिए भी कोई एक्स सर्विस लीग डिसीजन ले रही है? क्योंकि हमने देखा पैरामिलिट्री भी है, आर्मी भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस, हर कोई इसमें इन्वॉल्व है। तो वर्तमान समय में उनके फैमिलीज के, उनका जो है उनके लिए कुछ देख करने की, मैं ये कहूंगा कि ये जो आज पिछले 4 दिनों के बीच में 4 आतंकी घटनाएं घटी हैं, जी जी, ये बहुत ही चिंताजनक है, और हमें इसके ऊपर में संज्ञान लेना पड़ेगा और हमें इसके बरखिलाफ स्टेप लेने पड़ेंगे। जी जी। उसमें से एक स्टेप तो मैंने आपको वेपन्स के बारे में, वेपन का वो जनरल डिमांड भी आ रही है, वो जनरल डिमांड आ रही है, वो उनके बारे में भी किया जाएगा। दूसरा, एक्स सर्विसमैन को ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी ग्रिड में एम्प्लॉय किया जाए। VDCs या VDGs में 50% रिटायर्ड फौजी होने चाहिए, क्योंकि वो तो डिसिप्लिन ट्रेंड फौज है, वो आज नहीं है, उनको 50% को उनको लेना चाहिए। और मैं उससे भी आगे स्टेप करने के लिए जाऊंगा
कि एक सिक्योरिटी एडवाइजर परमानेंट जो है एलजी साहब का स्टेट के लिए होना चाहिए, बाद में चाहे गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए, जो कि 24/7 सिक्योरिटी के बारे में इनपुट एनालिसिस करता है, और वो सन ऑफ द सॉइल हो, एक रिटायर्ड आर्मी का जनरल हो, जो क्योंकि जो है आर्मी अपना ऑपरेशन करती है, उसका आर्मी का फोकस है, पुलिस करती है उनका अपना फोकस है, इंटेलिजेंस वाले करते हैं, इन सभी को 3-3 महीने या 6-6 महीने में जो मीटिंग होती है वो नहीं, वो 24/7 थोड़ा इसके ऊपर में कर रहे हैं, लेकिन ये जो होगा सिक्योरिटी एडवाइजर, ये कोऑर्डिनेटिंग होगा और 24 दिन बटा रात वो इसके ऊपर में काम करेगा और इनपुट्स देगा और उसके ऊपर में स्ट्रेटेजी आगे करेगा। पहले ये बहुत इसकी ज़रूरत है। और अगला है कि कोऑर्डिनेशन जो है हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पर थोड़ा और बेहतर होना पड़ेगा। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा, क्योंकि टेररिस्ट जो होते हैं, एडवाइजर पॉइंट हो जाए तो कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि जब कश्मीर के खित्ते के बीच में प्रेशर पड़ता है, पीर पंजाल के ऊपर में से खिसक के वो हमारे शिफ्ट के यहाँ पर आ जाते हैं, और जब यहाँ प्रेशर पड़ता है वहाँ चले जाते हैं। तो पीर पंजाल ऐसी जगह है जहाँ हमारी कोई डोमिनेशन ही नहीं है। तो एक ट्रांस पीर पंजाल हमारी एक कोऑर्डिनेशन हो, वहाँ पर भी हमारी कुछ परमानेंट सर्विलेंस, परमानेंट मॉनिटरिंग प्रेजेंस वहाँ पर रहे, और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस जो है जो उस कश्मीर डिवीजन और इसके हमेशा चलते रहे। अभी थोड़ा 6 महीना पहले इन्होंने किया था, लेकिन वो थोड़ा करके छोड़ देने से नहीं चलेगा। मैं बोलता हूँ परमानेंट का वो करना चाहिए, तब आपका सवाल जो है, तब हमारी जम्मू के जो डिवीजन के बीच में सिक्योरिटी पिछले 2 साल से खराब हो रही है, और वो तब जाके सुधर सकती है। जम्मू के डिवीज़न की सिक्योरिटी तब सुधर सकती है अगर पीर पंजाल का जो इलाका है उसके ऊपर कोऑर्डिनेट 24/7 करके चले, और उसके साथ साथ एक सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो अपॉइंट किया जाए, प्लस जो वेपन्स हैं वो उनके लाइसेंस रिन्यू किए जाएं। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने आप में ही एक बॉर्डर स्टेट है, और हम जो बॉर्डर स्टेट या यूटी की बात करें तो वो भी दुश्मन है जो हमेशा फिराक में रहता है। 4 बार अटैक करने की कोशिश की है, हालांकि वो हारा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जनरल शर्मा साहब की बात के ऊपर ज़रूर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह सर, एक्स लीग और आप बीइंग प्रधान एक्स लीग जिस प्रकार से इन सारी चीज़ों को आगे रख रहे हैं, और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है इन कार्यक्रमों का जहाँ एक तरफ प्रेफरेंस ये है कि उनको हिस्टोरिकल डे को याद किया जाए, दूसरा उनसे सीख लेने की भी कोशिश की जा रही है। अगर वो सीख लें तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में शांति जल्दी स्थापित होगी। आपका बड़ा बड़ा आभार है कि आपने बेशकीमती जानकारी और समय जो है हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अमर रहे। आपसे अनुरोध रहेगा कमेंट सेक्शन के नीचे जय हिंद जरूर लिखिएगा। देखते रहिए गढ़ जम्मू, मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।